नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर लगातार हर दिन इस हफ्ते में हमने चमक और बढ़ती हुई देखी है। साथ ही बात करेंगे गुआर की, जहां पर इसके तेवर बरकरार हैं। ऑफ कोर्स गुआर को एक वेदर प्रॉक्सी के तरीके से देखा जाता है और जिस तरह से बारिश गायब है, अगस्त की बारिश यहां पर 33 से 34% एफिशिएंसी में है, उसका फायदा हमने गुआर में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे दाल की, जहां पर लगातार तेजी बरकरार है और यहां पर महंगाई पे किस तरह का असर पड़ सकता है, कैसी अवेलेबिलिटी है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर और लक्ष्मी नारायण उद्योग के एमडी मधुर बयानी। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी से कर लेते हैं। त्योहार यहां पर शुरू हो चुके हैं, सोने चांदी में बढ़त यहां पर लौटी है। कैसे देखते हैं आप नवनीत करंट प्राइसेस को और यहां से क्या ट्रेड्स की उम्मीद है? कुछ दिनों में हमने काफी वोलेटिलिटी की गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस में, और सिल्वर में तो खास तौर पे हमने देखा कि 70,000 से बाउंस करते करते 77,500 के रेंज में आ गया। मुझे लगता है करेक्टिव मोड वापस सिल्वर में कल के सत्र से शुरू हुआ है और थोड़ा सा नरमी का रुख वापस आ सकता है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर सिल्वर थोड़ा सा दबाव में रह सकता है, बिकॉज करंट से नेक्स्ट मंथ रोल ओवर भी काफी प्रीमियम पे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर वाला है वो थोड़ा सा दबाव में रह के करीब करीब 75,200 तक के स्तर पर दिखा सकता है। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी सिल्वर में। साथ साथ गोल्ड में थोड़ा सा एक काफी रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिला है लास्ट 2 दिनों में। ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव फिर से नजर आ रहा है। 1970 1980 डॉलर के आसपास आ गया। $2,000 पिछले 6 महीने में काफी और अटेम्प्ट किया पर ब्रीच नहीं कर पाया। मुझे लगता है कोई फंडामेंटल ट्रिगर भी अभी ऐसे नहीं है जो कि मार्केट को इस लेवल के ब्रीच करा पाए। तो फिर गोल्ड में भी सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी। आप 59,500 59,600 के आसपास सेल कर सकते हैं। 59,900 का स्टॉप लगाए, 59,000 के नीचे के टारगेट देखने में। ओके अजय, आप भी बिकवाली की तरफ ही हैं गोल्ड सिल्वर पर उछाल पर, या कोई कॉन्ट्रा व्यू है? नमस्कार दीपाली। डेफिनेटली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म व्यू तो काफी पॉजिटिव है, बट एकाएक जैसे नवनीत ने भी कहा, बिल्कुल अच्छी रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी बना देता है मार्केट को। तो डॉलर इंडेक्स में हमने 104.50 से लगभग 103 का लेवल टूटते हुए देखा। शाम के डेटा पॉइंट में मुझे लगता है डॉलर में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट रैली मिलेगा, जिसके चलते सोने और चांदी को थोड़ा पुल बैक देखने मिलना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में जब तक प्राइजेस 59,750 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी एक बार हम 59,000 तक का लेवल गोल्ड में देख पाए। वहीं चांदी में तो कल शाम को ही हमने देखा हायर लेवल से थोड़े रिजेक्शंस है। तो टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज और कल 2 दिन मार्केट में थोड़ा पुल बैक रहेगा। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड और सिल्वर लेने के लिए अच्छे मौके हैं आगे के 2-3 महीने के व्यू को। डॉवी स्टोन जो हमने फेड बैंक से देखा है, तो यहाँ पे चांदी में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस में दबाव रह सकता है, जो करीबन 73,500 तक का लेवल चांदी में भी देखने मिल सकता है अगर ओल्ड मंथ की बात करें। और जो न्यू मंथ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 74,500 75,000 तक का एक बेस बनाएगा। और टेम्पररी मार्केट में आज और कल गिरावट का रुख ले सकता है। चांदी पर एक नजर डालेंगे क्योंकि $25 प्रति आउंस के आसपास के स्तर यहां पर भी हैं। नवनीत, 22.5 से 25 अच्छी खासी तेजी यहां पर चांदी में भी रही है। जी लास्ट कुछ महीनों से ये काफी वैलिड ट्राई डिस्कशन की जब भी चांदी में बाइंग आएगी वो एक बहुत शार्प रहेगी और बहुत सीवियर रहेगी। तो आपका पोजीशन वेल इन एडवांस बना के रखना पड़ेगा। गोल्ड के जैसे सस्टेनेबल मूव नहीं देता है, आपको एंटर करने के बार बार मौके नहीं देता है। एंड वही हमने देखा है कि जब 76 से 70,000 का स्तर आया तो मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही थी, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी वापस दिख रही है कि 77,000 तक के स्तर अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट को और 75,000 के स्तर करंट कॉन्ट्रैक्ट को पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि टाइम एंड अगेन ये ऐसा होता रहेगा कि आपको अच्छे डिप्स मिलते रहेंगे चांदी में। बट मीडियम टर्म अवधि में जैसे अजय जी ने भी बताया कि चांदी का रुझान काफी स्ट्रांग है। 85,000 तक के 82,000 तक के स्तर हम आने वाले दिनों में देखेंगे और हुआ तो पॉसिबली ये दिवाली या दिसंबर तक भी देख लेंगे। तो इसलिए आपको आपके डिप पे बाइंग की स्ट्रेटेजी वेरी क्लियर रखनी है। 72,000 से 74,000 के बीच में जहां पे भी मिले आपको बाय एक्यूमुलेट करना है। 70,000 के नीचे स्टॉप लॉस रही है, यहाँ से करीब करीब 10 से 15% का मूव अभी भी पॉसिबल है। ओके चलिए, तो ये रह रही सोने चांदी पर। और बात कर लेते हैं एनर्जी पैक पर, जहां पर एक्शन बना हुआ है खरीदारी की तरफ ही, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस। पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $86 के नजदीक ब्रेंट के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड सप्लाई टाइटर सिचुएशन की वजह से प्राइसेस को कंसिस्टेंटली हमने सपोर्ट बनते हुए देखा है। अजय, क्या व्यू है आपका कच्चे तेल पर? इन लेवल से कोई ट्रेड लेना चाहिए? क्या सजेशन होंगे? ये दिवाली अगर देखा जाए फंडामेंटल काफी मिक्स है। एक तरफ हम देख रहे हैं ओपेक मेंबर्स कंटिन्यू प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि जो कंसर्न्स था
चाइना को लेके वो भी कम हुआ है, चाइना से एक्शंस चालू हो गए जिसकी वजह से सपोर्ट मिला है। बट अपसाइड भी कैप लगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान है, वेनेजुला है, यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्पाइट ऑफ सैंक्शन इनके आउटपुट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। नो डाउट कल हमने इन्वेंट्री में फॉल और हरिकेन के अपडेट के बाद प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिला है, बट आई थिंक मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। जो ब्रॉडर रेंज अगर हम बात करें 6550 से लेके 6850 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। आज के सेशन में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर है, लेकिन ब्रेंट की अगर हम बात करें तो ये 86-50 का एक स्टीप रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। तो उसी को देखते हुए आज 6700 तक लेके चलिए, 6620 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड है लिमिटेड रहेगा जो 6850 तक का लेवल दिखा देगा। तो ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की। नवनीत, नेचुरल गैस के प्राइसेस कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्रॉस बोर्ड एनर्जी सेक्टर में हमने बढ़त आते हुए देखी है। गैस भी एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और करीब करीब अगर हम एक क्वार्टर की बात करें तो ये 200-205 ऑन द लोअर साइड और 240 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में ट्रेड करता रहा है। और पिछले अगर सीजन की बात करें कि जब हम विंटर के आसपास अप्रोच करें तो ये 550-600 रुपए के आसपास के भाव हुआ करते थे। तो काफी निचले लेवल पे नेचुरल गैस अभी अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी सक्सेसफुल रहेगी। यहाँ पर 245-250 तक के स्तर हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। पॉजिटिव इंडिकेशन इससे मिल रहा है आपको कि नियर से नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है करीब करीब 12 से 14 रुपए परसेंट के बदले पे चल रहा है, यानी 30 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अगला कॉन्ट्रैक्ट भी करीब करीब 10% प्रीमियम पे चल रहा है, विच गिव्स एन इंडिकेशन कि आने वाले समय में मार्केट में तेजी रह सकती है। देयर कुड बी सम डिमांड विच इज राइजिंग, और सप्लाई डिसरप्शन रह सकता है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस प्राइसेस में मीडियम टर्म अवधि में तेजी हो सकती है। तो मीडियम बमते में यहाँ पर तेजी एनर्जी एज पैक में देखने को मिल सकती है। लेकिन नवनीत, अगर मेटल्स को देखें तो यहाँ पर यह हफ्ता ऑन द हायर साइड जाता हुआ नजर आया है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, यूएस का रेटा बहुत स्ट्रांग नहीं है, बाजार मान के चल रहा है कि आगे रेट हाइक शायद नहीं होगा, और साथ में चीन की तरफ से भी हमने काफी स्टेप्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। क्या आप कहेंगे मेटल्स में एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है, यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी है? नियर टर्म बॉटम तो मेटल्स में कुछ हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है, और स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक में, जो कि काफी बिटन डाउन थे। अब थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स की वजह से आपको प्राइसिंग में देखने मिल रही है, बट ओवरऑल अगर हम एक मेजर ट्रेंड देखें तो निचले लेवल से अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए आ रही है, और करीब करीब 4 से 5% की बढ़त हमने लास्ट 2 हफ्तों में मेटल प्राइसेस में आते हुए देखी है। मेरा मानना यह है कि चाइना की तरफ से काफी स्टेप्स उठा जाए ऑलरेडी जा चुके हैं, और आने वाले समय में भी काफी अनाउंसमेंट आएंगे, बट वो मेटल मार्केट को एक लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करने में अभी भी असमर्थ है। मुझे लगता है बिग बैंग अनाउंसमेंट जब तक नहीं आएंगे, ये तेजी जो है वो थोड़ी सी फेडेड रहेगी। टाइम एंड अगेन नीजर रिएक्शन में आपको निचले लेवल भी मिलेंगे, और वहां पर बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट डेफिनेटली मीडियम टर्म अवधि के हिसाब से कॉपर और जिंक दोनों ही इमर्जिंग मेटल लग रहे हैं, जहां पे यहाँ से करीब करीब 4 से 5% की बढ़त और देखने मिल सकती है। अजय, आपको ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल पैक से? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। नो डाउट चाइना के एफर्ट्स के बाद हमने जिंक में, कॉपर में अच्छी तेजी देखी है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू टेक शॉर्ट पोजीशन, बट हाँ थोड़ा पुल बैक जरूर पॉसिबल है। जहां पे हम अगर कॉपर की बात करें तो अनलेस एंड 740 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 732 तक का पुल बैक मिलता है, वहां पे बाइंग करके चलिए 228 के स्टॉप लॉस से, जो ओवरऑल 740 का 732 पे बाई कीजिए, 728 के स्टॉप लॉस से 740 तक का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 2-3 दिन की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक है, जो मुझे लगता है 214-50 तक का लेवल मिलता है, वहां पे बाय करके चलिए 212 के स्टॉप लॉस से प्राइजेस वापस 219-220 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर और जिंक आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के अभी भी ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए बेस मेटल्स पर, ये स्ट्रैटेजी आप पिक कर सकते हैं। क्विकली एक डॉलर इंडेक्स पे भी राय ले लेते हैं, उसके बाद एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। नवनीत, डॉलर इंडेक्स पर क्या राय है आपकी नियर टर्म के लिए? क्या रेंज आप देख रहे हैं? हमने फेड आउटकम के बाद थोड़ी नरमी तो देखी, लेकिन फिलहाल प्राइसेस कैसे देख रहे हैं आप? डॉलर इंडेक्स काफी वोलेटाइल रहा है, और हमने शुरुआत में करीब करीब 100 लेवल को भी ब्रीच करते हुए देखा है, और वहां से एक बाउंस होकर 104 हाफ तक भी जाते हुए देखा, तो करीब करीब 450 बेसिस पॉइंट का नॉन स्टॉप रिएक्शन हमने प्राइस में देखा है। ये जो हम अभी देख रहे हैं ये कूल ऑफ इफेक्ट है उस रैली का, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको नरमी यहाँ से डॉलर इंडेक्स में देखने नहीं मिलेगी। डेटा काफी हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, और ग्लोबल बाकी सारे देशों के जो डेटा आ रहे हैं दे आर नॉट एज बेटर एज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द यूएस। तो मुझे लगता है कि यहाँ से करीब करीब 102.70 अगर आ गया तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी डॉलर इंडेक्स, जो कि फिर से प्राइसेस को 103.50 104 तक ले जाएगी। तो मेरा बायस थोड़ा सा अभी भी डॉलर इंडेक्स की तरफ पॉजिटिव है।
यानी कि बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाइंग रिकमेंडेशंस हमने क्रॉस बोर्ड यहाँ पर नॉन एग्रो में आते हुए देखी हैं। याद रहे कि नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है फ्राइडे को, तो उस पर भी आपकी नजर बनी रहे। बहुत शुक्रिया नवनीत, साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे एग्री कमोडिटीज में, जहां पर कम बारिश के चलते काफी सारी चिंताएं हैं। डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्राइस स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, बात यहां पर दालों की करेंगे, जहां पर कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार ने काफी कोशिशें यहां पर की हैं, लेकिन बुआई पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। नेफेड की बिकवाली भी धीमी है और जो इंपोर्ट है वो भी ऑन द हायर प्राइसेस है। आगे जाके त्योहारों से पहले, त्योहारों के मद्देनजर यहां पर कैसी रह सकती है सिचुएशन, जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मी नारायण उद्योग के एमडी मधुर बियानी से। मधुर जी नमस्कार। लगातार कीमतें तेजी पर हैं। अगर पिछले 2 महीने का ही चार्ट उठा के हम देख लें तो तुअर, उड़द, मूंग, चना सभी में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। एज ऑफ नाउ किस तरह की स्थिति है अवेलेबिलिटी को लेकर? नमस्कार मनीषा जी। चने को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि चना एक स्ट्रांग मोमेंटम है, बुलिश फेज में है और इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और चने में हर करेक्शन पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। नाफेड, क्योंकि इसका रीजन है कि नाफेड ही एक मात्र सप्लायर है बाजार में। नाफेड लिमिटेड क्वांटिटी में माल दे रहा है, अराइवल्स नहीं है, लूज मंडी में बिल्कुल भी अराइवल नहीं है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की चने के क्रॉप को लेकर जो एक एस्टिमेट्स थे, उनका आकलन था, उसमें कहीं ना कुछ गलती हुई है। वो एक तरह से रॉन्ग प्रूफ हुए हैं। बाद में आपने जैसा बताया कि फेस्टिवल टाइम सामने है, पीक पीरियड है कंजम्पशन का, तो एक चने में अच्छा ही रहने का अनुमान है। ओनली फियर इज गवर्नमेंट का कोई अगर एक्शन आता हो तो ये एक थोड़ा रिस्की फेज में चना एंटर हो रहा है। तो क्या लगता है सरकार का क्या एक्शन आ सकता है, क्योंकि स्टॉक लिमिट लगी हुई है, इंपोर्ट्स यहां पर करने की बात हो रही है, नेफेड बाजार में बेच रहा है, अब यहां पे सरकार कर क्या सकती है? ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सरकार के पास में अभी 30 लाख टन माल अभी भी उनके पास में स्टॉक में है, जो कि करीब करीब आप समझ के चलिए कि पूरे क्रॉप का, पूरे साल के क्रॉप का 30% माल अभी भी उनके पास है, जो वो एक बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत पेशेंटली वो बेचेंगी और मार्केट को वो स्टॉक से वो कंट्रोल करना चाहेगी। पर मधुर जी, वो तो ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये टेंडर्स बढ़ाए जा सकते हैं, ज्यादा माल बाजार में लाया जा सकता है? क्योंकि जैसे हम बात करते रहे हैं 57 का चना अब आप 64-65 पर चल रहा है, 7,000 की बातें अब यहाँ पर हो रही हैं, तो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? नहीं, सरकार चाहे, अभी सरकार ने बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है कि एक अपना ब्रांड में, खुद का भारत दाल के ब्रांड में बाजार में चना दाल वो बेचने जाएगी, जो 55 रुपए किलो होलसेल पैक में रहेगा और 60 रुपए किलो कंज्यूमर रिटेल पैक में रहेगा। तो कंज्यूमर उपभोक्ताओं को वो कम रेट में मिलेगा। वो एक सबसे बड़ा एक मार्केट में एक फियर के रूप में मैं देखता हूँ। ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये कहीं पे भी 15 सितंबर के आसपास इसका एक फेज खत्म होना चाहिए और एक कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। तो सरकार के पास काफी ऑप्शंस है और जैसे कि सरकार ने पहले भी किया है, कई चीजों में इंपोर्ट ड्यूटी, एडिबल ऑयल में इंपोर्ट ड्यूटी कम करी है, राइस एक्सपोर्ट बैन किया है, शुगर में एक्शन लिया है। ऐसे ही कुछ ना कुछ एक्शन आएगा। अब वो सरकार उसके ऊपर मनन चिंतन कर रही है। जैसे कि हमने अभी देखा रिसेंटली कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी पर्सनली आरबीआई गवर्नर से मिलने गए और एक मीटिंग हुई, तो उसके बाद के नतीजे बाजार में उसके देखने मिलेंगे। तो क्विकली मधुर जी एक चीज और बताइए, अब एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि सितंबर ऑनवर्ड्स माल भी आना शुरू हो जाएगा जो इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं। प्राइसेस फिर यहाँ से और कितना सर्ज होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है? इन्हीं लेवल्स के आसपास थमने चाहिए? क्या व्यू है अब यहाँ से आगे प्राइसेस पर? मैम अभी आप देखेंगे तो चना, मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी है और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल फेज में भी एंटर हो चुका है। टेक्निकली देखेंगे तो 6200 रुपए जो आज दिल्ली 67 का प्राइस कोट हो रहा है, इसका 62 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद में 6000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बाद में 5800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अप साइड में आप देखेंगे तो 6700 क्रॉस करने पर 7000, 7200 का घर, 7300 का घर ये देख सकता है। बाकी ये फेज में प्रॉफिट
बुकिंग हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे और एक अच्छा मोटा मुनाफा हुआ है चने के व्यापारियों को, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉफिट बुकिंग फेज में आएगा और मंदी इसमें नहीं है। बढ़ने के लिए भी अब यहाँ से बढ़ना और घटना दोनों एक लिमिटेड फेज में रहेगा, ये रेंज बाउंड चलना चाहिए। ऑलराइट, तो गिरावट के आसार यहाँ पर दाल में नहीं है। आगे त्योहारी सीजन है और जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बुआई को लेकर है, और ये तो बात हुई चने की, और काफी हद तक यही हाल मूंग की है जहां पर बुआई को लेकर चिंताएं हैं। अगस्त का महीना अच्छा नहीं निकला बारिश के तौर पर, और आज आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है शाम को 4 बजे। आप सीएनबीसी आवाज पे उसे लाइव देख सकते हैं। वहां से सितंबर को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर ही पूरी एग्री ट्रेड हम यहाँ पर चलता हुआ देखेंगे। ये बात हुई दालों की, लेकिन काफी हद तक गुआर एक प्रॉक्सी जो एक वेदर के मामले में देखा जाता है, वहां पर भी हमने लगातार धीरे ही सही लेकिन एक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश भट्टर जी मौजूद हैं। दिनेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं गुआर के कारोबार को जिस तरह से अगस्त का महीना निकला है? एक तो बुआई कैसी रही, अब फसल कैसी है, और क्या भाव उसका सही अंदाजा दे रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, लंबे अंतराल के बाद अभी तक बारिश नहीं होना गुआर के लिए अच्छी बात नहीं है। जो फसलें अभी खड़ी है, लगातार बिरानी क्षेत्र में नुकसान की बातें आने लग गई है और आ रही है। यहाँ तक अभी नहरी बेल्ट में पानी नहीं मिलने से किसान हड़ताल पे हैं और किसान पानी की मांग कर रहे हैं, पानी मिल नहीं रहे। कपास और मूंगफली को पहला पानी देंगे, गवार को उसके थर्ड प्रायोरिटी में रखेंगे। गवार नहरी बेल्ट में भी अभी नुकसान की बातें आने लगी। बिरानी क्षेत्र की बारिश से गवार पनपता है, तो बारिश नहीं होने के कारण ये गवार जलने के कगार पे। अगले 10 दिन भी बारिश आती है तो भी थोड़ा बहुत फायदा है, फिर भी नुकसान की बातें अभी खड़ी रहेगी और नुकसान 100% इस बार गवार में बहुत लंबा है मैम। हाँ, तो अब सितंबर में बारिश कैसी रहेगी उसका अंदाजा तो शाम को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल सोइंग कितनी पिछड़ी हुई है ओवरऑल? नहीं, सोइंग अलग अलग एरिया में इस बार जैसे नागौर बेल्ट में 40-50% सोइंग कम हुई है। गंगानगर बेल्ट में सोइंग पिछले साल से 10% अधिक हुई है, नहरी इलाका है। बिरानी क्षेत्रों में अभी बिरानी क्षेत्र में जो गवार खड़ा है वो बारिश के कारण जल रहा है, पर सभी जगह ऑल ओवर इस बार 25% बिजली का कम आने का सुनने को मिल रहा है। तो आमेन। ऑलराइट, तो यानी कि बुआई ही यहाँ पर 25% कम होने की बात की जा रही है, और जो फसल खड़ी है उसके ऊपर भी यहाँ पर चिंताएं हैं। अगले 8-10 दिन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे दिनेश जी, तो फिर जिस तरह की सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, क्या भाव उससे फैक्टर इन कर चुके हैं? अभी फिलहाल गवार के जो भाव चल रहे हैं 6200 के आसपास। अभी अभी बारिश नहीं दिखने के कारण गवार की सप्लाई अगली पिछले 5-6 दिन से गवार के जो बिकवाल थे गोदाम के, पहले के स्टॉकीज जो किसानों के पास माल था, किसान लोगों ने, व्यापारियों ने माल रोक रखा है, सप्लाई नहीं दे रहे हैं बिल्कुल। की किसान में नई फसल में कमजोरी दिख रही है, इसके कारण अभी गवार की बिल्कुल ही सप्लाई नहीं आ रही है। तो आगे जाके गवार का भाव मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस साल की गवार में जो भाव चल रहा है, इसमें से 10% मंदी आए तो आए पूरे साल में, मुझे इससे ज्यादा मंदी नहीं लगती है। अगर कहीं पे भी बाजार में बिकवाली आए, इससे ज्यादा मंदी नहीं लगती है। आने वाले समय में गवार का भाव मुझे लग रहा है 7000 के ऊपर ये ट्रेड करेगा। तो 6200 के आसपास के स्तर इस वक्त, और 7000 के तक के लेवल यहाँ पर ऊपर में जा सकते हैं। दिनेश जी, बाजार हमेशा दो चीजों में चलता है, एक सप्लाई और दूसरा डिमांड। जैसे आपने कहा कि सप्लाई कम है, बुआई कम है, बाजार में आ भी नहीं रही है, लेकिन सामने मांग कैसी है? मांग फिलहाल क्या होता है, पाउडर प्लांट वाले जो बड़े एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरा का पूरा फसल को देखते हैं। सितंबर तक की फसल में देख के उनको आइडिया लग जाता है इस साल फसल कितनी आनी है, डिमांड कैसी रहनी है। और अभी पाउडर प्लांट वाले जो भी बड़े एक्सपोर्टर है, उनके पास कोई बड़ी इन्वेंट्री नहीं, और पीछे भी आगे भी इन्वेंट्री इतनी बड़ी नहीं है कि ये पूरे साल एक भाव को टिका के खड़ा रख के, बाजार को खड़ा रख के भी ये सप्लाई को पूरा कर सके। फिलहाल इनको पाउडर प्लांट वाले भी अभी 124-25 रुपए के भाव में अच्छे लगातार खड़े हैं, और इसमें लगातार आगे अपन मांग देख सकते हैं। नई सीजन जब भी गवार की चालू होगी अक्टूबर में, उस समय गवार के बढ़ते भाव देख सकते हैं अपन। उस समय डिमांड भी रहेगी और डिमांड भी आएगी, और डिमांड का फैक्टर फरवरी तक, मार्च तक चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के बाद में डिमांड का जोन चालू हो जाएगा। जो फसल खड़ी है, जो फसल आएगी, वो भी फसल आगे बिकने के लिए आएगी, उस समय डिमांड लगातार खड़ी रहेगी। ओके, तो अजय, आपकी राय क्या है प्राइसेस को लेकर? पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना, बुआई पिछड़ी हुई है कुछ रीजन में 40-50% तक भी प्राइसेस ऑलरेडी हमने दूसरे महीने लगातार सर्ज होते हुए देखे हैं। यहाँ से आप कैसे देखते हैं भाव को?
जी सारे फंडामेंटल्स हमने देख लिए, लेकिन एक चीज है कि टेक्निकली उस चीज पर रिवर्ट दिखा नहीं हमने चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि प्राइसेस अभी भी 6250 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, मार्केट ने 6000 का एक बेस बना लिया है। जनवरी में हमने 6650 का हाई लगते हुए देखा था, तो आई थिंक 6550 6600 का इमीडिएट हर्डल है। बट 15 सितंबर के बाद और ज्यादा क्लियरिटी होगी मौसम को लेकर, तो वो एक ब्रेकआउट का कारण बनेगा। और मुझे लगता है अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक एक बार प्राइसेस 7000 का लेवल स्पाइक कर जाएगा। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं जो रिसेशन का फियर बना है वो अब धीरे धीरे कम होते जाएगा Q4 में, जिसकी वजह से डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड या चोरी कोरमा में जो डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो कुल मिलाकर फैक्टर्स काफी पॉजिटिव है, टेक्निकल चार्ट भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा लंबा व्यू लीजिए, क्योंकि छोटे टाइम पीरियड में हम वॉलिटिलिटी ज्यादा देखेंगे, तो आई थिंक 6200 बजाय इज गुड टू बाय। हायर साइड में 6600 का इनिशियल लेवल रहेगा, बट ओवरऑल 7000 तक का लेवल अक्टूबर मिड एंड तक हम देख पाएंगे। ओके, तो तेजी यहाँ पर सस्टेन होती हुई दिखाई देगी। ग्वार सीड 7000 के भाव तक जा सकता है। फिलहाल हमने ऑलरेडी स्ट्रेंथ इसमें आते हुए देखी है और कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए, और अजय आपका भी शुक्रिया स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।